टैरिफ और ट्रेड वॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दो शब्द जिसे हमने आए दिन न्यूज़ में सुने हैं। यदि बात की जाए टैरिफ क्या है, तो इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आयात पर होने वाले शुल्क को लगाने वाले सिस्टम को हम टैरिफ कहते हैं। यदि कोई वस्तु हम या कोई सेवा हम विदेशों से या किसी फॉरेन से हम इन पे इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर जो चार्ज लगाया जाता है उसे हम कहते हैं टैरिफ। टैरिफ लगाने के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी। टैरिफ लगाए जाने पर टैरिफ लगाने वाली कंट्री को फ़ायदा होता है और जिस कंट्री पर टैरिफ लगाया जाता है उसे नुकसान होता है ऑब्वियसली। इसका मतलब ये होता है कि यदि टैरिफ लगाया जाता है तो हमारे यहाँ राजस्व की आमदनी होगी, मतलब राजस्व बढ़ेगा। हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का भंडारण कम होगा और जिसकी वजह से हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडारण कम होगा और हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू कम घटेगी या हमारा पैसा विदेशों में कम जाएगा। वैदेशिक स्तर पर टैरिफ की बहुत वैल्यू है, लेकिन यदि बात की जाए प्रेजेंट टाइम में टैरिफ का बहुत ज़्यादा जिक्र क्यों किया गया है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर लगातार टैरिफ लगाने की बात की है। बाकी कंट्रीज पर भी सेम ही नियम लागू करेंगे वो अपने स्तर से, लेकिन फिलहाल कनाडा, मैक्सिको और चाइना की बात की जा रही है। उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि चाइना पर 10 से बढ़ाकर 20% टैरिफ कर दिया है। इसके तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए चाइना ने भी 10 से 15% तक टैरिफ बढ़ा दिया है। यदि देखा जाए तो ट्रेड वॉर में कैसे बदला, होता यह है कि यदि आप हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं तो बदले में वो देश भी आप पर हर एक वो प्रतिबंध लगा सकती है जो उसके फेवर में आती है या वो जो लगा सकता है। पूरे विश्व में ये सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो है यूएसए। वो मैक्सिमम कंट्रीज पे जो उसके मुताबिक नहीं चलती हैं, उसके मुताबिक काम नहीं करती, उसे प्रतिबंध लगाना होता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो नारा था डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के कैंपेन में, जब भी ये नारा लगा है उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है कि वो अपने कंट्री अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। लेकिन ये जो पॉलिसी है उसके तहत उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने सबसे पहले इस पर टैरिफ प्लान को लागू किया। इसके अलावा उन्होंने जितने भी विदेशी जो वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे उनको देश से बाहर निकालना या फिर नशा मुक्त करना वहाँ अपने देश को, या फिर अगर बात की जाए तो मैक्सिको और कनाडा के दोनों बॉर्डर्स पे जो यूएसए से लगते हैं उन दोनों पे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना, उन्होंने अपने हिसाब से कई सारी प्रतिबंधें लगाई। पर यदि आप एक विश्व स्तर पे देखेंगे तो आप पाएंगे जो यूएसए है वो इस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, जो भारत में जिसने शासन करना स्टार्ट किया, जिस तरह से अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत पे शासन करना स्टार्ट किया, ये कुछ उस प्रकार से काम करती है। अगर हम देखें तो जैसे ब्रिटिशर्स या बाकी लोग जो मेनली ब्रिटिशर्स की यदि बात करें तो जब वो भारत आए तो आए तो ट्रेड करने के लिए थे, मसालों को यहाँ से ले जाने के लिए आए, तो उन्होंने ट्रेडिंग से स्टार्ट करके यहाँ पर किस प्रकार से शासन को परिवर्तित किया एक ट्रेडिंग को, या कैसे उन्होंने हम पर शासन किया और हमें बताया कि वो हमें तौर तरीका सिखाने आए कि हम किस तरह से तमीज़दार बने, हम कैसे रहें या हम कैसे अपनी कंट्री को अच्छे से चला सकते हैं। उन्होंने हमें ये बोलकर हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ किया। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने एक हेल्प करने के बहाने से उन्होंने क्या किया, जो हमारे नेटिव किंग थे या नेटिव जितने भी रीजन थे हमारे यहाँ के, वो छोटे छोटे कबीलों में तब तक डिवाइड हो चुके थे, छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे राजा थे। उन्होंने क्या किया, वो आए, उन्होंने फूट डाला और हेल्प करने के नाम पे यदि कोई राजा दूसरे राजा से लड़ाई करके उसके किंगडम को ऑक्यूपाई करना चाहता है तो इन्होंने किसी एक राजा को जो थोड़ा कमज़ोर होता था उसकी हेल्प करते थे। उसकी हेल्प करने के बाद या तो वो ट्रेड को अपना टैक्स फ्री करवाते थे, अदरवाइज वो किसी और तरीके से वहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने उस पर शासन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा हम आपको सैनिक देंगे और आप इस तरह से हमें ये सुविधाएं दीजिए, और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे देश में शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अभी सेट होता है जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। इस वॉर के में जिस तरह से यूएसए ने पहले यूक्रेन को हेल्प की गुहार दिया, हेल्प की जो उसने जो भी व्यवस्था बनाई कि उसको हेल्प दी जाए, उसने जितना भी हेल्प दिया, जितना भी हेल्प आता था उसमें से 50% हेल्प तो यूरोप से मिलता था, पूरे यूरोपियन यूनियन से, और जबकि बाकी 50% अकेले यूएसए देता था। यूएसए ने हेल्प दी, उसके बदले में उसने डिमांड की। डिमांड में उसने बताया कि जितने भी खनिज पदार्थ या माइंस है उनका जो भी परसेंट वो मांगता है उस पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जेलेंस्की उन्हें वो उनके सारे अनुबंधों को माने और सिग्नेचर करें। इसकी रिप्लाई में जेलेंस्की ने पहले तो इसके जवाब में उन्होंने काफ़ी तीखे प्रहार करते हुए इन चीज़ों को मना किया, बाद में वो उन चीज़ों को माने क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
सैनिक मदद या जो भी मदद वो दे रहे थे यूक्रेन की तरफ से रशिया के वॉर में, यूक्रेन रशिया के वॉर में, वो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो आप देखेंगे एक वैश्विक स्तर का ब्रिटिशर कॉलोनी या ब्रिटिशर तरीके से राज करने की कोशिश अमेरिका यहाँ करता हुआ दिखाई देता है। इसके एवज में जब चाइना ने फाइनली बोला कि अब जाकर के कि आप किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाते हैं या जो भी करते हैं, या जिस तरह का टैरिफ वॉर चाहते हैं, या जिस तरह से आप ट्रेड वॉर चाहते हैं, या आप सिविलियन वॉर चाहते हैं, अदरवाइज आप किसी तरह का आप मिलिट्री वॉर चाहते हैं, तो हम हर तरह से तैयार हैं। मतलब आप ये किसी तरह से भूल भटका के आप मुद्दे से हट के बात ना करें। अगर आप जिस तरह से भी चाहते हैं हम उस तरह से बात करने को तैयार हैं। आप इस तरह से किसी भी कंट्री का नुकसान नहीं कर सकते। इस एक प्रकार से चाइना के कहने का मतलब था। इसका रिस्पॉन्स में बहुत सारी कंट्रीज जो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका से परेशान है या अमेरिका की नीतियों से परेशान है, जैसे इमैनुअल मैक्रों की जिस तरह से उसने बेइज्जती की, अदरवाइज जेलेंस्की को उसने जिस तरह से खरी खोटी सुनाई, आए दिन वो देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाता है और उनसे वो सही तरीके से बात नहीं करते हैं, गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक सिर्फ रणनीति के तहत या फिर एक कहते तो कूटनीति के तहत आप किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को वो वैश्विक स्तर पर उनका वीडियो बना के वायरल करा के, जिस तरह से आप एक बड़े देश के नेता होकर के जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इस तरह से अगर देखा जाए तो चाइना एक मजबूत पिलर के रूप में निकल के आएगा। यदि चाइना एक मजबूत पिलर के रूप में निकल के आएगा तो जाहिर सी बात है वो कंट्रीज जो यूएस से पंगा लेने से डरती हैं या परेशान होती हैं वो चाइना की साइड में जाने की कोशिश करेंगी, या मे भी चाइना एक ऐसे लीडर के रूप में उभर के सामने आए जो यूएस को टक्कर दे। और वैसे भी काफ़ी सारे जितने भी सर्वेज हुए हैं अलग अलग बुक्स के द्वारा या अलग अलग पत्रिकाओं के द्वारा, जितने भी एक सर्वे निकलते रहते हैं उनमें बताया गया है कि जो चाइना है 2030 तक यूएसए को क्रॉस ओवर करके निकल जाएगा। मतलब उसकी जीडीपी या उसकी ग्रोथ रेट अच्छी हो जाएगी मोर देन यूएसए। जिस तरह से चाइना ने कितनी जल्दी या बिना किसी विश्व स्तर पे इस बात की घोषणा किए हुए डीप सीक नाम के एआई को बनाया और चैट जीपीटी से बेहतर बनाया और कम पैसे में बनाया, घरेलू चीज़ों से बनाया, मतलब उसने किसी भी देश की सहायता नहीं ली। ये बहुत अच्छे से दर्शाता है कि चाइना कितने बेहतर तरीके से अपने पैरों पर खड़ा है और वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अग्रसर है और वो बढ़ सकता है। और इन चीज़ों से ही यूएसए डरता है चाइना से। उसे पता है या उसे लगता है कि चाइना उससे आगे निकलेगा, इसलिए वो आए दिन चाइना पर किसी न किसी प्रकार का टैरिफ हो गया, कोई टैक्स हो गया, कोई प्रतिबंध हो गया, ये लगाता रहता है या किसी न किसी तरह से चाइना को परेशान करता रहता है। क्योंकि इससे पता है कि अगर चाइना आगे निकलता है तो विश्व स्तर पे जो साख बनाने की कोशिश यूएसए कर रहा है उस पर तो जाहिर सी बात है किसी न किसी प्रकार का एक रोक लग जाएगा, एक कह सकते हो पड़ंगा आएगा। तो यदि हम देखें कि चाइना ने जिस तरह से यूएसए के अगेंस्ट में आकर के खड़े होकर के जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए या जिस तरह से उसकी वैदेशिक नीतियाँ काम कर रही हैं, तो एक आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि होगी चाइना के लिए। और इंडिया को इन सब में एक विशेष प्रकार से अपने फ़ायदों को देखते हुए अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जो कंट्रीज़ वहाँ से थोड़ा नाखुश होंगी वो बाकी स्तर पे चीज़ों को खंगालेंगी या ढूंढेंगी वो कहाँ और पर जाके ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए इंडिया को तो बाकी कंट्रीज से मिल सकती है। अगर एफडीआई की बात की जाए तो बाकी कंट्रीज आकर के इंडिया में कर सकती हैं। इसके लिए इंडिया को अपनी नीतियों को और अच्छा बना के, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ देखी जाए तो इंडिया में है, सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन इंडिया की है। इसका फ़ायदा उठा करके इंडिया को इस बात के लिए बाकी कंट्रीज़ को या बाकी लोगों जितने भी कंट्रीज़ हैं या जो भी कंपनीज़ हैं उन्हें अपने देश के प्रति आकर्षित करने के लिए काम करना चाहिए। और इंडिया को किसी न किसी प्रकार से इसका फ़ायदा मिलेगा यदि इंडिया इस ओर कार्य करती है। तो मैंने आपको ट्रेड वॉर और टैरिफ के बारे में भी बताया किस तरह से काम करती है और कैसे बाकी कंट्रीज़ को या इंडिया को इससे सीखने की ज़रूरत है, या चाइना ने किस तरह से अमेरिका को जवाब दिया या जवाबी कार्यवाही में बाकी कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, चाइना के पास किस तरह से बाकी कंट्रीज़ का झुकाव हो सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और सब समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।